हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और आज के टू द पॉइंट स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, जिसे कि हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मानवाधिकार क्या है। अब देखिए, मानवाधिकार जो है मानव के ऐसे अधिकार हैं जो कि प्रकृति ने खुद मानव को प्रदान किए हैं। तो इस अधिकारों को क्या बोलते हैं? मानव अधिकार बोलते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान हंसता है, बोलता है, खाना खाता है, घूमता है, फिरता है, अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से वो कोई भी कार्य करता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये मानवाधिकार कहलाते हैं। अब इसके लिए देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया था? एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसको कि किस नाम से जानते हैं? मानवाधिकार सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इस सम्मेलन के अंतर्गत यानी कि मानवों के लिए 30 अनुच्छेदों के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। ये सब क्या थे? मानवाधिकार के लिए थे। और ये काम कब किया गया था? 10 दिसंबर को किया गया था, 10 दिसंबर 1948 को। तो इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना भारत के अंदर की गई थी, 1993 के अंदर की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, जो NHRC है, इसकी स्थापना की गई थी 1993 में की गई थी। और इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। तो उसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। 12 अक्टूबर 1993 के अंदर इसकी स्थापना हो गई। और NHRC का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि ये जो आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये किस प्रकार की संस्था है? क्या ये कोई संवैधानिक संस्था है? जी नहीं, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ये किस तरह की संस्था है? ये है वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था वह होती है जिसका की स्थापना किसके थ्रू की जाती है? कोई नियम या फिर अधिनियम बनाकर जिसकी स्थापना की जाए। तो इसकी स्थापना एक अधिनियम है 1993 का, उसके तहत की गई है। तो ये क्या हो गया? एक किस्म का वैधानिक जो है संस्था हो गई है। अब देखिए, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि संविधान के द्वारा व्यक्ति को दिए गए जीवन, आज़ादी, समानता और मर्यादा से संबंधित अधिकारों का ये रक्षक है। कौन रक्षक है? ये जो अधिनियम है वो रक्षक है इन चीज़ों का। किसका? मनुष्य के जीवन का, उसके जीने का तरीका, उसकी आज़ादी और समानता, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या है? ये रक्षक है। और ये जो अधिनियम है ये क्या देता है? अनुमति अन्य राज्यों को भी अनुमति देता है कि वो भी अपने राज्यों के अंदर क्या इस तरह का आयोग बना सकते हैं, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता राज्यों को कहाँ से मिलती है? ये जो अधिनियम है, मानव अधिकार संरक्षक अधिनियम 1993, इसके द्वारा कोई भी राज्य अपने राज्य के अंदर भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकता है। तो ये हो गया। अब इसकी संरचना की बात करते हैं कि इसके कितने सदस्य होते हैं, कैसे उनका चुनाव होता है, और उनकी जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, संरचना। अब इसका जो संगठन है उसके अंदर कौन कौन होता है? इस संगठन के अंदर, इस आयोग के अंदर देखिए, एक तो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष हो गया। उसके अलावा जैसे 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। उसके अलावा 7 मानद सदस्य होंगे, जिनको कि पदेन सदस्य भी कहा जा सकता है। अब देखिए, ये जो सदस्य हैं ये आप अलग अलग यहीं कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे। कहीं पर 7 मिलेगा, कहीं पर 9, कहीं पर 12। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है, ये NHRC की आप साइट पर देखेंगे तो उसके अंदर आपको इतने ही बताए गए हैं। तो ये प्रमाणिक डाटा है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अब इसके जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? जो NHRC इसका अध्यक्ष होगा, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है। जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है रिटायर्ड, वो इसका अध्यक्ष होना चाहिए। इसके अलावा अगर अन्य सदस्यों की बात करें, जैसे कि जो 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, इसके अंदर कौन कौन होगा? इसके अंदर से जो एक सदस्य है वो तो कौन होगा? जो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का कोई न्यायाधीश हो, या फिर भूतपूर्व न्यायाधीश, यानी कोई वर्तमान के अंदर वहाँ पर न्यायाधीश है तो वो भी सदस्य हो सकता है। इसके अलावा जो रिटायर हो चुका है वो भी इसका न्यायाधीश हो सकता है।
इसके अलावा एक सदस्य कहाँ से होगा, जो हाई कोर्ट होते हैं उसका मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी वर्तमान में वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर रिटायर हो चुका है वो भी हो सकता है। इसके अलावा 3 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, जिनको कि मानवाधिकार के संबंध के अंदर पूरी जानकारी हासिल हो, तो 3 सदस्य यहाँ से लिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य सदस्य जैसे कि जो अन्य आयोग हैं उनके उनके अंदर से भी इसके अंदर सदस्य लिए जाते हैं, जिसके अंदर की एक तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो गया। इसके अलावा चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनसे एक एक सदस्य जो इनका अध्यक्ष होता है इनका इन आयोगों का, उनके सदस्यों को इसके अंदर लिया जाता है। तो देखिए अब इनकी जो नियुक्ति है वो किस तरह से की जाती है। अब इनकी नियुक्ति करने के लिए एक 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, और ये जो समिति है इसको चेयर कौन करता है, इसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है भारत का प्रधानमंत्री। यानी कि इन सदस्यों को चुनने के लिए जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन हो गया, प्रधानमंत्री। उसके अलावा कौन कौन शामिल होगा इसमें, एक तो हमारे देश के गृह मंत्री हो गए, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता कौन है वो इसके अंदर शामिल होगा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, उसके अलावा राज्यसभा के अंदर जो विपक्ष का नेता है वो भी इसके अंदर शामिल होगा। अब देखिए जो मैंने बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वहाँ के न्यायाधीश लिए जाते हैं। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है इसके अंदर, तो किससे, जो भारत का CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे अनुमति लेनी होगी कि हम इस तरीके से इसको अपॉइंट करना चाहते हैं इसका सदस्य। तो ये हो गया, ये तो हो गया नियुक्ति, और नियुक्ति कौन करता है उसकी समिति का जो है किस प्रकार से गठन किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके क्या क्या कार्य हैं। अब कार्य देखिए जो इनके कार्य हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं, वो मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम 1993 है उसके अंदर इनके कार्य लिखे गए हैं। तो उसी के हिसाब से देखते हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं। अब ये देखिए जो मानवाधिकारों की उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही के खिलाफ किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर याचिका की स्व प्रेरणा से पूछताछ वगैरह भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पर मानवाधिकार, किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसको रोकने का ये प्रयास करते हैं। उसके अलावा अगर किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन हो चुका है, उसने कहीं पर शिकायत की है, कोई कोई नौकरशाह या फिर लोक सेवक ऐसा है जिसने कि उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया है, उसकी जो उसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए कोई उसने काम नहीं किया है, किसी किस्म की लापरवाही दिखाई है, तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा ये कब लेंगे एक्शन अपना, या तो भाई कोई पीड़ित व्यक्ति इनके सामने याचिका दायर कर दे, यानी कि वहाँ पर शिकायत करे, तब ये लेंगे, या फिर ये अपने आप से भी अगर इनको कहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो ये खुद से भी पूछताछ कर सकते हैं कहीं से भी। और ये देखिए किस तरीके का आयोग है, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये एक तरीके का अर्ध न्यायिक आयोग है, यानी कि इसको न्यायालय के समान ही शक्तियाँ प्राप्त है, यानी कि जो दीवानी न्यायालय होते हैं ना उस तरीके की शक्ति इसको प्राप्त है। फौजदारी मामलों की नहीं, दीवानी केस होते हैं उनके संबंधित इनको शक्ति प्राप्त है। ये किसी भी न्यायालय के समक्ष क्या कर सकते हैं, कहीं पर मानवाधिकार के उल्लंघन का कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, इसके लिए इनको न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये वहाँ पर अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये कैदियों की स्थिति का अध्ययन करते हैं, यानी कि इसके लिए क्या करेंगे, जेल के अंदर जाएंगे, कोई ऐसी जगह जहाँ पर किसी को नज़रबंद रखा जाता है तो वहाँ की यात्रा करेंगे, और वहाँ पर जाने के बाद ये देखेंगे कि किसी तरह का कोई मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो ये काम ये करेंगे। इसके अलावा संविधान के अंदर या किसी कानून के तहत अगर मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो ये क्या करेंगे, उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए ये सिफारिश भी कर सकते हैं कि भाई ये जो कानून बनाया गया है ये इस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो आप इसके अंदर ये सुधार कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह की सिफारिश कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये खाली सिफारिश ही कर सकता है, यानी कि इसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है कोई भी।
कि भाई इसने कह दिया कि ये इस टाइप का सुधार करना है तो ज़रूरी नहीं है कोई माने, वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो ये काम हो गया, एक तो सिफारिश करना। इसके अलावा मानवाधिकारों के उपयोग को रोकने वाले आतंकवादी कृत्यों समेत कारकों की समीक्षा करना और उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना। इसके अलावा ये देखते हैं कि किन किन कारणों से ऐसी कौन सी गतिविधियां हो रही है जिसकी वजह से कि मानवाधिकार आयोग का जो मानवाधिकार है इंसानों का उसका कि दुरुपयोग हो रहा है या उसका हनन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी ये समीक्षा करते हैं कि किस तरह से रोका जा सकता है। अगर इनको कोई कारण सही लगते हैं तो उसके लिए सरकार के सामने सिफारिश भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए मानवाधिकार को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, समाज के अंदर जागरूकता भी फैलाते हैं। यानी कोई भी ऐड या कुछ भी माध्यम से ये क्या करेंगे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये जागरूकता फैलाने का काम करते हैं समाज के अंदर, ताकि लोग जागरूक हो सके कि भई अगर हमारे मानवाधिकार का जो उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और लोग देखिए जागरूक हो भी रहे हैं। यानी कि 1 साल के अंदर काफ़ी शिकायतें यहाँ पर प्राप्त होती हैं न, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यहाँ पर। तो ये किसका काम है, एनएचआरसी का काम है। इसके अलावा देखिए ये क्या करते हैं कि अगर कोई संस्था है, अगर वो मानवाधिकार आयोग में अगर वो अच्छा काम कर रही है तो ये क्या कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, उसको इनाम वगैरह दे के या कुछ भी तरीके से उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि उसको देखकर अन्य संस्थाएं भी प्रयत्नशील हो कि इस तरीके का काम हम भी करें। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, अगर उसकी वजह से उसको कोई बड़ा नुकसान हुआ तो उसके लिए क्या कर सकती है, किसी मुआवजे या फिर हर्जाने की सिफारिश भी कर सकती है। अगर इनको लगते हैं कि किन्हीं कोई ऐसे कारण कि जिनको करने से कोई कार्य जिनको करने से मानवाधिकारों को बढ़ावा मिल सकता है, तो ऐसे कार्यों को ये कर भी सकते हैं और सरकार के साथ भी शेयर कर सकते हैं और सरकार से सिफारिश कर सकते हैं कि ये कार्य जो है अपनाए जाएं और इससे क्या होगा कि मानवाधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इनके कार्य हो गए। और जो ये मानवाधिकार आयोग है, देखिए ये अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपता है, ये राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, इसको जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ पर ये इसको रिपोर्ट को रखता है। तो ये इसके काम हो गए। और एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि जो ये सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, वो 3 साल होता है या फिर 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की उम्र हो जाए या फिर 70 वर्ष की आयु हो जाए, तो ये इसका कार्यकाल होता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे 68 की उम्र के अंदर इसका सदस्य बना तो वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, वैसे 3 रहेगा। अब देखिए ये भी आपको काफ़ी जगह पर अलग अलग देखने को मिलेगा, कहीं पर 5 मिलता है, कहीं पर 6, कहीं पर 3। तो ये 3 जो है ये पूरी तरह से प्रमाणिक है। आप साइट पर जाकर देख सकते हैं एनएचआरसी पर, वहाँ पर आपको 3 साल मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।